सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में ऐसा लिखा हुआ रहता है डेफिनेशन कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, is concentrated नहीं, supposed to be concentrated। मतलब एक अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, रॉड है अगर, तो सेंटर ऑफ मास इसका रॉड का, यानी ये सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरे रॉड का मास को हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है पूरे रॉड का मास। तो आखिर ये क्यों मानते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि ये मास कंसंट्रेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। कि कुछ मास एक ही जगह यहाँ तो है ही नहीं मास, यहाँ से हर जगह मास बटा हुआ है। तो आखिर क्यों कंसंट्रेटेड मानते हैं, तो ये मैं पहले बता रहा हूँ। अगर इस ऑब्जेक्ट पे, इस रॉड पे किसी ने फोर्स लगाया, मान लेते हैं इस रॉड पे किसी ने इधर यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये रॉड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। ये रॉड आगे बढ़ने के साथ थोड़ा ऐसे ओमेगा से रोटेट भी करेगा। ठीक, अगर किसी फोर्स को हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया इस रॉड पे, तो ये रॉड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। वैसे ही और भी किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे तो भी प्योर ट्रांसलेशन नहीं करेगा, इधर लगाएंगे तो भी नहीं करेगा, इधर भी नहीं। तो इसमें एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाऊं तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। प्योर ट्रांसलेशन मतलब पूरे रॉड का हर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई भी टर्न नहीं करेगा पार्टिकल। तो वो पॉइंट कौन सा है, यही वाला पॉइंट है ये। यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा देंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं अगर फोर्स अप्लाई कर दूंगा वही 10 न्यूटन का, तो ये रॉड जैसा ओरिएंटेशन है वैसा ही ओरिएंटेशन मेंटेन करते हुए वो सिर्फ आगे की तरफ उसका हर एक पार्टिकल मूव करेगा इसी डायरेक्शन में जिधर मैंने फोर्स अप्लाई किया, सेम डायरेक्शन में, ऐसा का ऐसा ही रहेगा अगर उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने का ये फायदा है कि मुझे अगर सेंटर ऑफ मास पता है कि कहाँ है, तो उस पॉइंट पे फोर्स लगाने से वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास का। और फॉर्मूला लिखने में क्या है, जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ से आया था ये फॉर्मूला, F इक्वल टू ma। तो अब इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अगर लगाएं तो उस अगर इस फोर्स को मैं लिख दिया 10, तो इस पूरे बॉडी का मास कितना है, पूरे बॉडी का मास है मान लेते हैं 2 kg। तो F इक्वल टू 2 इंटू a लिखना होगा जब, तो ये किस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो प्योर ट्रांसलेशन कर ही नहीं रहा है, ये पॉइंट तो आगे बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा घूम भी रहा है ऐसे। फिर हर एक पॉइंट, ये अगर फोर्स आप सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगाकर कहीं और लगाए हैं, तो हर एक पॉइंट उसका अलग अलग उसका एक्सेलरेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का। तो आखिर ये किन पॉइंट का एक्सेलरेशन ये देगा, कौन से पॉइंट का ये एक्सेलरेशन देगा, अगर मैं इसमें F इक्वल टू ma लिख दूँ तो। जैसे मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रॉड अगर मेरे पास है और इसमें मैं फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट किया हूँ और इसका टोटल मास m है, तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, F अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास से कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगाने से इधर वाला थोड़ा स्लो मूव करेगा और इधर वाला रॉड ज्यादा मूव करेगा, मतलब ये कुछ इस तरह का सिचुएशन होने वाला है, ऐसे ये मूव करने वाला है, इधर जिधर फोर्स लगाए हैं उधर का रॉड ज्यादा आगे जाएगा ऐसे फोर्स लगाएंगे तो, और इधर वाले में कम होगा मूवमेंट। तो ये किसका एक्सेलरेशन देता है, तो ये एक्सेलरेशन देखा गया कि ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, मतलब इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आता है ये F अप्लाई करने पे। इसका एक्सेलरेशन उससे कम आएगा, इसका उससे कम आएगा, या हो सकता है सेंटर ऑफ मास से इधर वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है इधर वाला कम है। लेकिन F इक्वल टू ma में अगर F बाई m करते हैं, और F आप कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए कहीं भी लगा दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही आता है, a इक्वल टू F बाई m। तो इसीलिए हम मानते हैं कि F इक्वल टू ma फॉर्मूला लिखते समय ये पूरे बॉडी का मास ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है, और सिंगल पॉइंट पे अगर फोर्स में अप्लाई करता F, तो भी इस सिंगल पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आता है, F बाई इस पॉइंट का जो मास है m आता। तो इस पूरे रॉड का भी सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट सिंगल पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है,
ऐसा बिहेव कर रहा है F इक्वल टू ma फॉर्मूला के लिए जैसे पूरे रॉड का मास यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि फोर्स कहीं भी हम अप्लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक्सेलरेशन आ रहा है फोर्स बाय m फॉर्मूला लिखने से, यानी कि सेंटर ऑफ मास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अब ये डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो लिखा रहता है बुक में, ऐसे फॉर्मूला लिखा रहेगा कि r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, और भी मास है तो m3 r3 भी होता है, ऐसे होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो ये कैसे फॉर्मूला आता है वो डेरिवेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो मास कंसीडर किया है m1 m2, m1 पे फोर्स लग गया F1 और m2 पे फोर्स लग गया F2। तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है F2 ज्यादा होगा और F1 कम होगा, तो ये रेड वाला ज्यादा चलेगा और ब्लैक वाला कम चलेगा पार्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल के ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन भी करेगा। तो न्यूटन का लॉ अगर मैं लिखूं इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में, तो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या न्यूटन ने बताया है इस ब्लैक वाले के लिए, ये जो व्हाइट कलर से ये रॉड से कनेक्ट किया हूँ ये मासलेस है, इसका मास कंसिडर नहीं करना है, या इन कंपैरिजन टू मास m1 m2 ये नेग्लिजिबल है। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू m फॉर्मूला होता है, तो F1 इक्वल टू होगा dp बाई dt, t बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन। वैसे ही F2 यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो F2 इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी यानी P2। तो नेट फोर्स अगर मुझे ऐड करना हुआ F1 और F2 को मैं ऐड कर दिया F1 प्लस F2, तो F नेट मिला F1 प्लस F2। तो F नेट इक्वल टू डी बाई डी टी P1 वेक्टर ये सब है इसलिए उसके ऊपर एरो में लिख रहा हूँ, और डी बाई डी टी P2 दोनों को ऐड कर दिए इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को LHS को भी ऐड कर दिया और RHS को भी। तो LHS को ऐड करने से मुझे नेट फोर्स यहाँ मिला। अब नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, इसको लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी P1। तो P1 को क्या लिख सकते हैं हम, डी बाई डी टी, और P mv होता है, तो यानी m1 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से और ये v1 हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास m1, प्लस इसमें m2 बाहर आएगा क्योंकि P2 को mv लिखते हैं तो m बाहर आ गया, और dv2 बाई dt हो गया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है, तो m इंटू a को क्या लिख सकते हैं m, और एक्सेलरेशन आपको पता होगा तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो डी स्क्वायर, अब ये r वेक्टर हो गया अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, और v क्या आता है dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे डी स्क्वायर आर बाई डी टी मतलब पोजीशन का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। इसको एक स्टेप और भी यहाँ लिख सकते थे हम, ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। अब ध्यान से देखें तो ये v क्या हम बोले थे कि ये एफ नेट है, एफ नेट मतलब कहाँ पे इस एफ नेट को अप्लाई करेंगे, उसी लोकेशन को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, एफ नेट जहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो dv बाई dt में v नेट होगा, नेट वेलोसिटी। तो ये भी r क्या होगा कि इस पूरे बॉडी का मास कहाँ पे हम मानेंगे, वो रिजल्टेंट पोजीशन r देगा ये, तो इसी को बोलते हैं कि वहां पे कंसंट्रेटेड मानना है। तो डेफिनेशन इसी को क्या बोलता है, सेंटर ऑफ मास। नेट वेलोसिटी मतलब पूरे बॉडी का वेलोसिटी जो होगा वो कौन से पॉइंट का वेलोसिटी होगा, वही सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। और राइट साइड में क्या आ गया यहाँ पे, तो डी बाई डी टी m1 v1 ये सब कॉमन आ गया। तो r इक्वल टू दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो v1 यहाँ पे दिया हुआ है, डी बाई डी टी m1 v1, डी बाई डी टी m2 v2, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे m1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे r1 लिख देंगे इसको। r1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, और वेलोसिटी कैसे मिलता है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पे। तो ब्लैक वाले का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो जो भी इसका पोजीशन होगा r1 का, उसको डबल डेरिवेटिव करने से ही तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये वेलोसिटी क्या है, v dv बाई dt यहाँ पे लिखा हुआ है, dv बाई dt। तो एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर वैसे ही m2
और ये डी स्क्वायर R2 बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर R2 मतलब ये रेड वाला जो मास है रेड, इसका ये R2 है पोजीशन इसका, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो इसका वेलोसिटी मिलेगा कितना है। तो अब दोनों साइड में डी स्क्वायर दोनों साइड में लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, m टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू RCM इक्वल टू इस साइड में m1 R1, क्योंकि दोनों साइड डबल डेरिवेटिव है, तो जैसे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड होता है वैसे ही रिमूविंग डिफरेंशिएशन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये m1 और R1 वेक्टर हो गया प्लस m2 और R2 वेक्टर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, ये वेक्टर है, वेक्टर इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड मास। अब ये m इधर डिवाइड हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर अपॉन ये टोटल मास ऐड हो गया। तो टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2 है, तो अगर और भी मास होता, तीन मास अगर मैं लेता तो उसको लिखता m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस और भी मास होता तो ऐड होते जाता और नीचे टोटल मास m2 प्लस डॉट 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 ऐसे। तो अब से मुझे ये लिखना है कि सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो इंडिविजुअल मास का जो मास होगा वो इनटू इंडिविजुअल मास का पोजीशन वेक्टर, फिर सेकेंड मास और उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे करके, और डिनोमिनेटर में सारे मास का सम लिखना है। तो ये मुझे लोकेशन बता देगा कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो ये पूरा पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में हो गया। अगर पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का ओनली एक्स कोऑर्डिनेट बताइए क्या है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे m1 पहले मास का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सेकेंड मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन मास का सम m1 प्लस m2। वैसे ही y सेंटर ऑफ मास पूछेगा, खाली y कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, पूरा पोजीशन नहीं चाहिए, तो m1 y1 प्लस m2 y2 ऐसे करके m1 प्लस m2। वैसे ही z के लिए भी, तो एक न्यूमेरिकल भी चलिए कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा हम लोग को कि अगर दो रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास यहाँ पे है, रॉड नहीं मास रखा हुआ है, तो ये मास है मान लेते हैं 1 kg का, और एक मास रखा हुआ है यहाँ, इसके यहाँ पे रखा हुआ है एक मास, और ये मान लेते हैं कि 2 kg का है, 1 kg और 2 kg। इसका कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे रखा हुआ है, और y एक्सिस पे जो रखा है उसका x कोऑर्डिनेट तो 2 ही है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास ये हम कंफर्म है कि जो जिधर ज्यादा मास होता है ना उसके करीब होता है, यानी इसका हाइट कितना है, ये 4 है, ये तो 2 से तो ज्यादा आंसर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करेंगे हम। तो x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो m1 x1, तो m1 को 1 kg मैंने लिया, इसको मैं 1 लेता हूं और इसको 2, किसी को भी 1 किसी को 2 ले सकते हैं। तो m1 हो गया 1 kg और उसका पोजीशन है 2 प्लस m1 x1 हो गया, फिर m2 x2, m1 2 kg है और उसका पोजीशन क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है उसका, तो उसका भी x कोऑर्डिनेट सेम है 2 ही है उसका भी, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया 4 और 2 6/3, यानी कि 2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आया ये। x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 2 सेंटीमीटर होगा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा सर, तो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होगा m1 y1 यानी पहला मास और उसका 0 है, y कोऑर्डिनेट ये है फर्स्ट मास, इसका y कोऑर्डिनेट कुछ है ही नहीं, प्लस m2 2 kg है और उसका y कोऑर्डिनेट 4 है, 4 है देखिए y कोऑर्डिनेट दूसरे वाले मास का, अपॉन टोटल मास यानी कि 1 प्लस 2। तो ये अगर मैं किया तो कितना आ गया 4 टू 6/3, 6/3 कितना आया 2 आया, 6/3 कितना आ गया ये 2, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया 2 आ रहा है क्या y कोऑर्डिनेट, ये 4 इंटू 2, 4 प्लस 2 नहीं करना है, 4 इंटू 2 है तो ये 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो 8/3 आया। तो 8/3 अगर करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से ज्यादा आएगा ये, है कि नहीं, 2.6 ऐसे आएगा, तो यानी एकदम मिडिल वाले से थोड़ा ऊपर रहेगा, इधर सेंटर ऑफ मास मिलेगा इधर, यानी इस
डम्बेल को इधर पे फोर्स लगाएंगे तब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, इधर फोर्स लगाने पे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने से। तो इस तरह से डिस्क्रीट मास का हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। अब मुझे इस कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही मुझे पता चल गया कि अगर डिस्क्रीट मासेस हैं तो जिधर का मास ज्यादा होगा और एक मान लीजिए छोटा मास है ऐसे m1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास के ज्यादा पास होगा, इधर सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस अगर r2 मान लें हम, और सेंटर ऑफ मास से ये m1 का डिस्टेंस r1 मान लें, तो r1 r2 में क्या रिलेशन आएगा? तो मुझे पता है कि ये इनवर्स रेशियो में होता है। तो r1 बाई r2 जब लिखेंगे हम तो वो m2 बाई m1 होगा, ये रेशियो याद होगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 m1 इक्वल टू r2 m2 ऐसा रिलेशन आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इस पे मैं दूं तो एक 10 kg है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो ये टोटल रॉड का लेंथ, टोटल अगर हम दे देते हैं कि 4 मीटर रॉड का लेंथ है टोटल, तो आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास 10 kg से कितने दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास? तो हम मान लेंगे कि 10 kg से x दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास 10 kg से, तो इससे 4 माइनस x पे होगा। तो अभी अभी हम रिलेशन पढ़े हैं कि r1 m1 इक्वल टू r2 m2 होता है, तो 10 kg से कितना हम माने हैं, x माने हैं, तो यानी 10 इंटू एक्स करने पे कितना आएगा? तो दूसरे तरफ से 4 माइनस एक्स इंटू m2 यानी 5 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने से x मिल जाएगा 10x इक्वल टू 4 इंटू 5 20 माइनस 5x, तो 5x इधर आ गया, 5x इधर आके ऐड हो गया प्लस 10x में इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 बाई 15। तो इस तरह से हम x पता कर लेंगे कि सेंटर ऑफ मास कौन से मास पे से कितने डिस्टेंस पे है। अब हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब अगर एक पॉइंट पॉइंट मास नहीं बना हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मास है, तब सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? तो सबसे सिंपल रॉड का होता है, रॉड के लिए करते हैं। देखिए रॉड का अगर यहाँ पे ओरिजिन हम ले लें, यहाँ पे रॉड रखा हुआ है ऐसे ऐसे, ये रॉड का लेंथ है l, और इस रॉड का मास है, टोटल मास है m इस रॉड का, ठीक यही है, पूरा रॉड मास m और पूरा लेंथ है l, और इसको मैंने ओरिजिन लिया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमको पहले से पता है कि ये l/2 आने वाला है मेरा आंसर, लेकिन फिर भी हम ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पे, इसलिए एक डेरिवेशन कर रहे हैं और देखते हैं कि आंसर l/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़े थे कि xcm जो आता है वो होता है एक छोटे से मास और उसका कितना डिस्टेंस है, प्लस दूसरा वाला मास और उसका डिस्टेंस, ऐसे ऐसे सारे मास को ऐड करते हैं हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, और नीचे से पूरे मास का सम लिखते हैं, ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ये मास 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 बहुत सारा मास है, यहाँ कंटिन्यूअस बॉडी है तो बहुत सारा मास है। तो इससे हम क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पे जाकर इससे, और एक यहाँ पे छोटा सा ऐसे कंसीडर करेंगे, छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे x डिस्टेंस पे जाकर dx थिकनेस का, और इस छोटे से स्ट्रिप का मास कितना होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ m/l है, टोटल मास रॉड का m और टोटल लेंथ है l, तो m/l क्या हो गया? यूनिट रॉड का मास। तो मेरे पास dx रॉड का लेंथ है, तो उसका dx मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल गया? dm, यानी जो छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया है उसका मास मुझे मिल गया, इस छोटे से पार्ट का मास मुझे मिल गया, इसका मास m/l dx है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा मास होगा, dm dx dx ऐसे इंटीग्रेट करके और पूरा l तक होगा। तो अभी इस छोटे से मास का अगर हम लोकेशन ट्रेस करें xcm, तो छोटे से मास का यहाँ पे आया dxcm, इसको लिखेंगे dxcm। तो पूरे का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास, तो पूरे रॉड का मास मुझे लिखना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dm के जगह पर क्या लिख देंगे हम? मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, और नीचे मुझे क्या लिखना है? टोटल मास लिखना है, समेशन ऑफ मास, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब dm इंटू dx, ये चीज क्या हो गया? m/l है मास पर यूनिट लेंथ और dx है लेंथ, तो ये छोटा सा मुझे मास मिला है और इसका सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1, तो इसका लोकेशन कितना था? x लोकेशन था, तो यहाँ x से हम इंटू कर दे रहे हैं,
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही मुझे रिजल्ट दे देगा कि कितना टोटल सेंटर ऑफ मास, यानी कहाँ पे सेंटर ऑफ मास पूरे रॉड का होगा। रिज्यूम। तो इंटीग्रेशन मेथड इसीलिए यूज करते हैं कि अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो एक छोटा सा इस पे कंसीडर कर लेंगे वो हम डीएम मास, और ये न्यूमरेटर में क्या है, मास और उसके पोजीशन का प्रोडक्ट, मास और उसके पोजीशन का प्रोडक्ट। तो मेरे पास मास है डीएम, मेरे पास कितना मास था डीएम, और उसका डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से एक्स। तो डीएम इंटू एक्स, डीएम इंटू एक्स ऐसे बहुत बार ऐड करना पड़ेगा। तो बार बार ऐड करने के बदले में इंटीग्रेट ऐसे लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन ही वो रिजल्ट मुझे दे देता है कि सबको डीएम इंटू एक्स करने पे कितना रिजल्ट आएगा, वो इंटीग्रेशन मुझे दे देगा। तो इसको इंटीग्रेशन ऐसे कर लेंगे, और मास पर यूनिट लेंथ को बाहर कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिए, और अंदर एक्स डीएक्स रह गया, और नीचे टोटल मास। तो एक्स सीएम आया, ये मास इधर एम बाई एल, और ये एम, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स टू द पावर 1 है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिमिट, तो ये एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखिए एक्स एकदम 0 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू ये रॉड का लेंथ होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो लिमिट लेंगे यहाँ 0 से एल, 0 से एल। तो इंटीग्रेशन में पहले हम सीखे हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा जाता है, ये एम से एम कट गया और 1 बाई एल आया, और अपर लिमिट मतलब एक्स की जगह पर एल लिखना है यहाँ, तो ये एल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब एक्स की जगह पर 0 रखना है, तो 0 बाई 2। तो ये आ गया 1 बाई एल इंटू ये 0 बाई 2 तो 0 हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर बाई 2 आया तो एक एल कैंसिल हो गया। तो देखिए एल बाई 2 आंसर आ गया ना। एक्स सी एम कितना मुझे मिल गया, एल बाई 2, यानी जो रॉड का लेंथ था उसके आधे डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा।